पढ़ने वाले हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। ठीक है, तो चलो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट, इस चैप्टर में जितने भी नेम आएंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद वो आपको याद करना है। और डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायग्राम भी याद करना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इसमें, एज यू हैव यू रीड अर्लियर ऑक्सीजन। क्या आपने कभी ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है? इज यूटिलाइज्ड by a organism to the indirectly break down the nutrition molecules like a glucose and derive energy to performing a various activity। जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ को, न्यूट्रिशन को, यानी कि जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में, और वो किस में कन्वर्ट करता है, मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी में। उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़कर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो वेरियस एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक हार्मफुल है, लेकिन ये कब रिलीज होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम। इट इज़ देयर फॉर अ एविडेंट दैट O2 हैज़ अ कंटिन्यूसली प्रोवाइड टू अवर सेल्स। इसीलिए हमें ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सेल्स को प्रोवाइड करना होता है। CO2 produced by the cells have are released out. This process of exchange of CO2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called a breathing, commonly known as respiration. और इसी के एक्सचेंज को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। आपने ये एक्टिविटी स्कूल में किया होगा या कभी कभी आप जब भाग के आते हो तो फील भी करा होगा कि आपके चेस्ट मूव अप एंड डाउन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू द ब्रीथिंग, क्योंकि हम सांस भी लेते हैं। जब आप भाग के आते हो तब आपको ये ज़्यादा फील होता है। हाउ डू वी ब्रेथ, हम सांस कैसे लेते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट सबसे पहला टॉपिक है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिट्स एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस पे डिपेंड करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक अ स्पॉन्जेस, कोलेट्रेट्स, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑफ CO2 विद exchange of O2 यानी कि ऑक्सीजन विद CO2 by a simple diffusion over their entire body surface. Earthworm use their moist cuticle and insect have a network of a tracheal tube to transport atmospheric air with the body. Special vascularized structures called gills are used most of the aquatic arthropod and the mollusca, where vascularized bag called lungs are used by the terrestrial form for exchange of gases. Among vertebrate fishes are gills, whereas the reptiles, birds and mammals respire through the lungs. Amphibians like frog can respire through their moist skin. अभी आपने जब पीछे फ्रॉग का टॉपिक पढ़ा था तो आप ये पहले भी पढ़ चुके हो, क्योंकि इस बार के सिलेबस में 2024 के सिलेबस में आपका फ्रॉग भी है। ऑल्सो मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितने भी मैमल हैं उन सब के पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, बताया जा रहा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट ऑफ द अबव अपर लिप, यानी कि जो नाक है हमारे लिप्स के ऊपर है, 2 पेयर में। It lead to a nasal chamber throughout the nasal space. The nasal chamber open into a nasopharynx, which is a portion of a pharynx, the common message for food and air. Nasopharynx open through glottis of the larynx region into a trachea. Larynx is a cartilaginous box which help in a sound production and hence called a sound box. During swelling, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called a epiglottis. Prevent the entry of a food into a larynx. Trachea, a straight tube extending up a mid-thoracic cavity, which divide at the level of fifth thorax vertebrae into a right and left primary bronchi. Each bronchi undergoes a repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and the bronchioles. During up in a very thin terminal bronchi, the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi
and initially bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchioles give rise to a number of a very thin, वो बहुत ही पतले होते हैं, irregular walled होता है, vascular होता है, bag like structure होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, alveoli बोलते हैं. The bronchi network of a bronchi and bronchioles and alveoli compress the lungs. We also have two lungs which are covered a double layered pleura. जो हमारे lungs हो जिससे cover होता है ना, उसका नाम होता है pleura. With pleura fluid between them, it reduces the friction on the lungs surface. The outer pleura membrane is closed. Connect with the thoracic. और वो किससे कनेक्ट होता है, थोरोइक से. With living where a liner pleura membrane is connected with a lungs surface. ठीक है, यहाँ पे देखो वो एक डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दे रखा है. ठीक है, ये इसका सेक्शनल व्यू है. लेफ्ट लंग इज ऑल्सो शो, लेफ्ट साइड के डायफ्राम को और भी दिखाया गया है. ये पूरा लंग से दो हैं. ठीक है, जो सबसे ऊपर का पार्ट है ये क्या है आपका, एपिग्लॉइटस, जो आपने ऊपर पढ़ा. नेक्स्ट है आपका लैरिंक्स, ट्रैकिया, जो आपको बोन दिखाया जा रहा है. प्लूनरा से ये कवर होता है, अभी आपने पढ़ा. लंग्स को ये कवर करता है मेम्ब्रेन से. एल्विलॉई आपने अभी ऊपर पढ़ा. फिर होता है ब्रोंकियल, ये इसका है डायफ्राम, तो सेंटर में है. ये बीच में ना हार्ट होता है. मैक्सिमम पार्ट जो हार्ट का होता है लेफ्ट साइड होता है और मिनिमम होता है आपके सेंटर की तरफ. ब्रोंकियस कट एंड ऑफ रिब, ये है जो चेन जैसा बना हुआ है. और ये जो आपको सिंपल पिंक पिंक दिखाया गया वो है आपकी लंग्स. ओके, नेक्स्ट, this part of cutting is the external lostia up to the terminal bronchial constitute the conducting part where the alveoli and trachea duct from the respiratory exchange of part of a respiratory system. The conducting part of a transport the atmospheric air of a alveoli, clean it from a foreign particle. Hernie diff and the also bring the air of a body. Temperature exchange part is the site of a actual diffusion of CO2 and O2 between the blood and atmospheric air. Between blood and atmospheric air तो हो गया. Next है the lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. ये anatomically airtight chamber के पास रहता है. The thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column. यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं दिखाया, जब मैं आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बताऊंगी सारे नेम को करके तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. The thoracic chamber is formed dorsally at the vertebrate column vertebrally by the sternum, literally by the rib and the lower side of the dome-shaped diaphragm. The anatomically setup of lung in thorax is such that any exchange in the volume of a thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for the breathing. Arrangement इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है breathing के लिए, as we cannot directly alert the pulmonary volume. अब respiratory volume के जो step होते हैं ये वो बताया गया है. Breathing और pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in CO2 rich alveoli, air released out, और CO2 को वो बाहर कर देता है. Diffusion of gas O2 and CO2 across alveolar membrane. डिफ्यूजन होता है किस चीज़ का, कौन कौन से गैसेस का, O2 और CO2 का. ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में. डिफ्यूजन ऑफ CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू. डिफ्यूजन करता है, डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड CO2 किसके बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में करता है. यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर अ कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्ट इन रिलीज CO2. सेलुलर रेस्पिरेशन होता है एज अ डेल्ट इन पूरा जो आप पढ़ोगे ना चैप्टर 14 में भी काफ़ी सारा बताया गया है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, अब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म बताया है यहाँ पर. Breathing involved in two stages. Breathing involved two stages. सबसे पहला है inspiration, during which atmospheric air is drawn, and expiration by which the alveoli air is released out. The movement of air
into and out, वो अंदर और बाहर की तरफ होता है. The lungs is carry out by the creating pressure, और lungs pressure create करता है CO2 को बाहर निकालने के लिए. Gradient between the lungs and the atmospheric inspiration can occur if the pressure within the lungs intrapulmonary pressure is the less than the atmospheric pressure. There is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है ना, वो हायर होता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. इंट्रापल्मोनरी ध्यान रखना है आपको. द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ अ मसल एक्सटर्नल and internal interclodes between the ribs help in the generation of such gradient. Inspiration is essential by the contraction of a diaphragm, which increase the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis. The contraction of external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of a thoracic chamber in a dorso-ventricle axis होता है. The overall increase in the thorax volume cause a similar increase in a pulmonary volume. An increase in a pulmonary volume decrease. Pulmonary volume decrease हो जाता है. Intrapulmonary pressure less than the atmospheric pressure. यहाँ से आप अंडरलाइन करो. Pulmonary pressure to less than atmospheric pressure which force the air from the outside to move into the lungs, और वो कहाँ जाता है? lungs के अंदर. Inspiration is a relaxation of our diaphragm and their intercostal muscles returns and the diaphragm and the sternum and their normal position and the reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This lead to be an increase in intrapulmonary pressure to a slightly above, थोड़े ऊपर होते हैं, the atmospheric, causing the exclusive of air the lungs experience. We have a ability to increase the strength of inspiration and expiration. ये हम खुद से भी इसको क्या कर सकते हैं? थोड़े से इंक्रीज कर सकते हैं. द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, और एब्डोमेन में कुछ मसल्स होते हैं वो हमें इसमें हेल्प करते हैं. ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 6 टाइम पर मिनट. 1 मिनट में कम से कम एक इंसान 12 से 16 बार सांस लेता है और छोड़ता है. ठीक है, यानी कि ब्रीथ करता है बेसिकली. द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन अ ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी estimated by us using a spirometer, और हम ब्रीथ को किससे मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर से, विच हेल्प इन अ क्लिनिकल असाइनमेंट ऑफ अ पल्मोनरी फंक्शन, और ये हमें पल्मोनरी फंक्शन के बारे में रीडिंग करने में और उसका ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. आप कहीं पे टीवी शॉर्ट फॉर्म बहुत सारे देखोगे. टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आउट एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml. हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट. 1 मिनट में जब आप सांस लेते हो तो आप कितने ml ऑक्सीजन, या जो मतलब कि जो एयर है कितने अंदर बाहर ले जाते हो? तो 6,000 से लेकर 8,000 तक आप ले सकते हो. ठीक है. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन. जब हम ज़बरदस्ती सांस लेते हैं या भागते हैं, चढ़ते हैं, दौड़ते हैं तो वो ज़बरदस्ती का हो गया, तो इसीलिए फोर्सिबल इंस्पायरेशन लिखा है. दिस एवरेज इज 2,500 ml to 3,000 ml. ये एक्स्ट्रा आप लेते हो. ठीक है. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको आप ERV से शॉर्ट में लिखते हो. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर अ फोर्सिबल एक्सपीरियंस. द एवरेज 1,000 to 1,100 ml तक हो सकता है. ठीक है. इस वाले में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. इस वाले में से आप नोट्स में लिखते जाना. रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स even after a forcible experience. This average 1,100 to 1,200 ml by adding up a few respiratory volume described above. Can you derive various pulmonary
कैपेसिटी विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। क्या आप और बता सकते हो? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि आईसी, total volume of air a person can inspire after a normal expiration. This include tidal volume and inspiratory reserve volume. इस पर डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको इस फॉर्मूले से टीवी आपको क्या किया जाएगा, मान लो कि आपको आईसी निकालना है यानी कि इंस्पायरेशन कैपेसिटी, ठीक है। आपको टीवी की वैल्यूम कुछ दे दी जाएगी और आईआरवी की, दोनों को प्लस कर दो तो आईसी। इसमें से कोई दो वैल्यू दी होगी, टीवी या आईसी या आईआरवी, कोई दो, और आपको तीसरी निकालनी होती है। तो इस पे ऐसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि इसी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, इसलिए आपको फॉर्मूले याद करना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Functional residual capacity FRC, volume of air that will be remain in the lungs after a normal expiration. This include ERV or RV. जब आप सांस लेते हो, ब्रीथिंग करते हो, तो कुछ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहले से ही रह जाता है, तो उसमें क्या रह जाता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम ERV के नाम से जानते हैं, जो कि आपने पीछे वाले पेज पे पढ़ा। दूसरा आपको बताया जा रहा है कि RV होता है, तो RV क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम, RESIDUAL। उसके बाद होता है वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम VC के नाम से जानते हैं। आपके जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं किसी पेशेंट का, उस पर ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, शॉर्ट में पूरा नहीं लिखा होता, VC, IVR, ER एक्सेट्रा करके। तो ये वही तरह होता है वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, जब आप ज़बरदस्ती सांस लेते छोड़ते हो तो जो एक्स्ट्रा ब्रीथिंग होता है, दिस इंक्लूड ERV और TB। तब वो आप क्या इंक्लूड कर रहा होता है? ERV, ठीक है, और होता है TB। And IRV are a maximum volume of air person can breathe out after a forced inspiration. Total lung capacity, total volume of air accommodated in lungs at the end of a forced inspiration. This include RV, EVR, TB and IRV or a vital capacity plus residual volume. उसके बाद होता है exchanges of gases. गैस का एक्सचेंज कैसे होता है? Alveoli are the primary site of exchange of gases. Alveoli are the primary site of exchange of gases. Exchange of gases also occur between the blood and tissue. O2 and CO2 are exchanged in this site by a simple diffusion, mainly based on a pressure and contraction gradient. Solubility of the gases as well as the thickness of a membrane involved in a diffusion is also one important factor that can affect the rate of diffusion. Pressure contributed by a individual gas in a matrix of gases is called a partial pressure and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 यानी कि partial carbon dioxide, ठीक है, for a carbon dioxide partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion air given. यहाँ पे हमें दिया हुआ है, the data given is table clearly indicate a contraction gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Similarly a gradient, पहले आप इसको समझो। बोला है कि रेस्पिरेटरी गैस इस वाले में है, एटमॉस्फेरिक एयर है, ये एल्वेलाई है, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और ये टिश्यू है। तो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें 159, एल्वेलाई में 104, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है 40, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है 95 और टिश्यू टोटल है 40। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर 0.3, एल्वेलाई 40, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है 45, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है 40 और टिश्यू है 45। सिमिलरली आप इसमें देखोगे अ ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है किस वाले में? एक मिनट। ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेरिक डायरेक्शन, दैट इज द फॉर्म ऑफ अ टिश्यू and a blood to alveoli as the solubility of carbon dioxide is the 20 to 25
time higher than that of CO2, O2, the amount of CO2 that can be diffused throughout the diffusion membrane per unit diffusion, hence the partial pressure is much higher compared to that of a O2. The diffusion membrane is made up of a three major layer, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endoepithelium of a alveolar capillary, and the basement substance in between them. However, its total thickness is much less than military. Therefore, all the factors in our body are favorable for the diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस एट द एल्वेलाई एंड द बॉडी टिश्यू विद द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो फर्स्ट डायग्राम ऊपर से है, स्पायरेशन मतलब कि जो आप सांस लेते हो और जो छोड़ते हो यहीं से होता है, उसमें क्या होता है प्रेजेंट एल्वेलाई एयर होता है। ये पार्शियल ऑक्सीजन है जो कि 104 mmHg होता है, पीछे वाला टेबल में आपने पढ़ा। ये पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो 40 mmHg होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यहीं पे होता है। जो रेड साइड है वो होता है आपके पल्मोनरी वेन, और जो आपके ब्लू कलर से दिखाया गया है वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सिस्टमैटिक आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब यह है पार्शियल ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mmHg, पीछे आपने बॉक्स में पढ़ लिया है। पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg। जो सिस्टमैटिक वेन होता है जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें पार्शियल ऑक्सीजन होता है 40 mm और कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है 45 mmHg। ठीक है, नीचे एक और डायग्राम दिया हुआ है, ये न्यू बुक के हिसाब से 2024 वाले के। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम में सेक्शन ऑफ अ एल्वेलाई विद अ पल्मोनरी कैपिलरी। ये एल्वेलाई कैपिलरी है, यहाँ से एयर इन एंड आउट होता है। ये बेसमेंट सब्सटेंस है। एल्वेलर वॉल वन कॉल्ड थिक एंड ब्लड कैपिलरी रेड ब्लड सेल्स है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स RBC जिसको आप नाम से जानते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ब्लड इज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड के अंदर भेजा जाता है। द रिमेनिंग 3% ऑफ अ CO2 कैरीड इन अ dissolved state through the plasma. Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBC, where the 70% of its carried is a bicarbonate. About 7% of CO2 is carried in a dissolved state through plasma. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। अरे यार क्या अंडरलाइन हो गया। ये रेड कलर का एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, प्रेजेंट इन द RBC, और ये RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। O2 कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू अ फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स, और उसमें से कितने कैरी कर सकते हैं वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज अ primarily related to a partial pressure of CO2. Partial pressure of CO2, hydrogen ion related to a partial pressure of partial pressure of O2, partial pressure of carbon dioxide and hydrogen ion concentration and a temperature are other factors which can interfere with this binding. A sigmoid curve is obtained when a percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2, यानी कि partial oxygen. The curve is called oxygen dissociation curve. यहाँ पे जो partial pressure ऑक्सीजन है ये कर्व क्या दिखा रहा है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये, and highly useful in studying the effect of a factor like partial carbon dioxide, H+ concentration, etc. on binding of oxygen with the hemoglobin in the alveoli, where therefore is a high
partial pressure oxygen, low partial pressure carbon dioxide, lesser than concentration and lower temperature. The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, where in the tissue where the low partial pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide, high hydrogen concentration and higher temperature exist. The conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. This clearly indicates that O2 get bound to a hemoglobin in the lungs surface and get dissociated at the tissue. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml to O2. This tissue under normal physiological condition. अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है तो कार्बन डाई भी तो होगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कैरी अ हीमोग्लोबिन एज अ carbaminohemoglobin about 20 to 25%. This binding is related to a partial pressure of carbon dioxide is major factor which could affect this binding when partial pressure of carbon dioxide is higher and partial oxygen is low, as in a tissue more binding of a carbon dioxide occur whereas when the partial pressure of carbon dioxide is low and oxygen high, as the alveoli dissociation of CO2 and carbon of CO2 from carbinohemoglobin takes place. CO2, which are bound hemoglobin from the tissue, is delivered at the alveoli. RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrides and amino quantity है anhydride minute quantity of the same percent in the plasma too. This enzyme facilitate the following reaction. कार्बन डाइऑक्साइड है H2O है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड हुआ, फिर H2O CO2 बना, फिर कार्बोनिक एनहाइड्राइड हुआ, फिर HCO3 और H at the tissue site where the partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, CO2 diffusion into a blood, RBC plasma होता है, and a form of HCO and the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O. The CO2 trapped as a bicarbonate और किसमें trapped होता है bicarbonate में at the tissue level and the transported at the alveoli is released out as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. Regulation of a respiration. Human beings have a significant ability to maintain their moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body. जो बॉडी की डिमांड होती है उससे हम अपने बॉडी के जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं. जैसे कि हम भाग के आते हैं तो हमें ज़्यादा सांस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं. अगर हम रेस्ट मूवमेंट पे रहते हैं तो बहुत ही वो स्लो हो जाता है. तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग वो रिदम चेंज करता ही रहता है. दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम, और ये न्यूरल सिस्टम के हेल्प से होता है. A specialized center present in a medulla region of the brain called a respiratory rhythm center, primarily responsible for this regulation. Another center present in the ponus region of the brain called a pneumatic center moderate and the function of a respiratory rhythm center. Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alert the respiratory rate. नेक्स्ट होता है, फिर होता है केमियो सेंसिटिव एरिया. इस वाले में हम क्या करेंगे, अ केमियो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड adjacent of the rhythm center, which is a highly sensitive of carbon dioxide and hydrogen ionic increase in the substance, can activate this center, which in a turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process, by which this substance can be eliminated. Receptors associated with the aortic arch and a carotid
artery also can recognize changes in CO2 and hydrogen concentrations and necessary signal to the rhythm center of the remedial action. The role of oxygen in the regulation of a respiratory rhythm is quantity insignificant. उसके बाद होता है डिसऑर्डर ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि डिजीज, बीमारी जो टाइप की होती है, ठीक है, किस वाले में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सबसे पहला होता है आपका अस्थमा, इज द डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग कॉजिंग अ व्हीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी होती है सांस लेने में ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एम्फसाइसिस, emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface is decreased. On the major cause of this is cigarette smoking. जब हम बहुत सारे सिगरेट की स्मोक करते हैं तब ये हमें हो जाता है धुएं की वजह से। नेक्स्ट है आपका, वैसे है तो बहुत सारे, पर एनसीईआरटी ने आपको 3 ही दिया, तो आप 3 ही याद करना, एंड इसी में से ही क्वेश्चन आएगा आपका, इसलिए। नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेशन डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्री, स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन अ ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जो पत्थरों का तोड़ने का काम करते हैं या फिर ऐसे जहाँ पे बहुत धूल उड़ता है उस वाले जगह पे। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली cope with the situation. Lung exposure can give rise to inflammation, leading to a fibrosis, prolifications, and the fibrous tissue. Next है, and this causing the serious lung damage, पूरे lungs को अच्छे खासा वो डैमेज कर देता है। Worker in a such industry should wear a protective mask. तो हम ऐसे जगह पे जो लोग काम करते हैं उसे अपने नोज़ को अच्छे से कवर करना चाहिए, ताकि कहीं से भी ऐसे जो डस्ट पार्टिकल उसके नॉस्ट्रेलिया में नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं और लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। एक बार हम इसकी समरी बनाऊंगी, तो समरी में आपकी 5 मिनट की होगी, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी आप इतने ही रहने दो।